सभी को नमस्कार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 और उसके तहत हम एक प्रतिदिन एक वीडियो कार्यक्रम के तहत कक्षा 10 गणित के हम जो रिवीजन करवा रहे हैं और उसका आज तीसरा दिन है और तीसरे थर्ड डे पर हम लेके आ रहे हैं अध्याय संख्या 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। तो हम यहाँ देखेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग में उसके हम जो रैखिक समीकरण युग के हल कैसे निकालते हैं, इस प्रश्नावली से संबंधित छोटी से छोटी अवधारणा को हम आप तक पहुंचाएंगे, आपके लिए सर्वसुलभ बनाएंगे, आपकी समझ के ते उसको रखेंगे ताकि आप परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। हमेशा की तरह हम देखेंगे कि इस जो चैप्टर का है ब्लूप्रिंट क्या है। तो ब्लूप्रिंट देखने के लिए हम देखेंगे कि इसका इस चैप्टर से कैसे-कैसे प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो देखेंगे प्रश्नों के प्रकार हम देखें तो बहुविकल्पात्मक यानी एमसीक्यूज़, बहुविकल्पात्मक यानी एमसीक्यूज़ जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन है, हम सामान्य भाषा में बात करें तो एक प्रश्न आएगा और वो 1 नंबर का होगा। इसी प्रकार अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो 1 नंबर का आएगा, वो भी 1 अंक का होगा। और लघुत्तरात्मक प्रश्न जो थोड़े बड़े होंगे, मीडियम साइज़ के, वो 1 नंबर का आएगा और एक प्रश्न आएगा वो 2 नंबर के होंगे। तो इस प्रश्नावली से कुल 3 प्रश्न आने वाले हैं और उनका अंक भार कितना है? 4 होने वाला है। तो इस चीज़ को आप देखें, यहाँ से 3 प्रश्न आने वाले हैं और 4 अंक के होंगे। तो कैसे-कैसे प्रश्न बनेंगे और संपूर्ण अवधारणा के साथ हम केवल प्रश्नों तक नहीं जाएँगे कि हम प्रश्नों तक ही सीमित रहेंगे कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, उसी को हम समझाएँगे, हम पूरी अवधारणा समझेंगे। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें, समझें और जो यहाँ इसमें कंटेंट लिखाया गया है, दिखाया गया है, उसको लिखे, समझे, पढ़े। परीक्षा में आपके ये वीडियो काम नहीं आएँगे। आज ये कंटेंट है आपको समझाने में उपयोगी है, परंतु परीक्षा के दौरान आपके पास लिखा हुआ होगा या आपके पास प्रिंट किया हुआ होगा, तो वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे। तो मेरा ये आग्रह आपसे रहेगा कि इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी। उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें या उस पीडीएफ फाइल में जो लिखा हुआ है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। उससे आपका काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। कि हम रैखिक समीकरण के बारे में चल रहे हैं। हमने बहुपद में पढ़ा था रैखिक बहुपद, और रैखिक का मतलब क्या था? जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। तो रैखिक समीकरण क्या था? किसी समीकरण में जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? तो बहुपद में जैसे हमने लिखा कि x + 3 ये एक बहुपद है और इसी को अगर हमें समीकरण बनाना है तो x + 3 = 0। अगर इसको हम 0 के बराबर रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक समीकरण बन जाएगा। ये रैखिक समीकरण हो गया और ये रैखिक बहुपद है। इसके बराबर में 0 नहीं होता है, केवल यही अंतर है। रैखिक बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है, जबकि समीकरण में बराबर में 0 होता है, उसको संतुलित किया हुआ होता है। अब हम देखें कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, जब किसी रैखिक समीकरण में चर एक ही हो, जब किसी रैखिक समीकरण में एक ही चर हो, जैसे 4x + 3, तो ये चर x एक ही x है, चर एक ही है वो है x। और यहाँ देखिए दूसरे में यहाँ एक ही चर है वो है y। तो जब किसी समीकरण में एक ही चर है तो वो क्या होगा? रैखिक एक चर वाला होगा। और अगर घात 1 है, अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो वो रैखिक समीकरण होगा। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें चर x है, इसमें चर y है। तो ये आपको ध्यान है। अब आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जब रैखिक समीकरण में चरों की संख्या कितनी हो जाए? 2, परंतु ये दोनों चर एक गुणा में नहीं होने चाहिए। दोनों चर गुणा में नहीं हो, गुणा होते ही क्या हो जाएगा? दोनों चरों की घात जुड़कर 2 हो जाएगी, तो रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे हम बात करें 2x + 3y = 7, ये दो चरों वाली समीकरण, एक चर x है दूसरा चर है y, ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार हम देखें 4x + y + 3 = 0, ये भी एक रैखिक समीकरण है। हमें या तो बराबर के उधर संख्या है
या बराबर के उधर 0 लाना है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। यहां एक और देखिए, ये दे रखा है कि 4xy प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पर भी दो चर हैं, परंतु यहाँ दोनों चर क्या है, दोनों गुणा में है, इसलिए ये रेखिक समीकरण नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। हालांकि ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं, एक सामान्य ज्ञान की दृष्टि से आपको समझाने के लिए बताया गया है। अब हम बात करें कि एक जो दो चर वाला जो रेखिक समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप क्या होता है, पहले x वाला चर आएगा, x वाला पद आएगा, फिर y वाला पद आएगा, फिर अचर पद आएगा, बराबर में 0 रखना है। ये एक मानक रूप है। आपको इस मानक रूप को अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में उतार लेना है कि किसी रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। तो ये रूप है, हमें इसी मानक रूप में है पदों को लाना है और उसको सरल करना है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। प्रश्न यहां से भी आ सकता है कि रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हमने पढ़ा था बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या था, अगर दो चर वाले बहुपद हैं तो ax प्लस बी, दो चर वाला रेखीय बहुपद है तो क्या होगा, ax प्लस बी वाई और प्लस सी। यही था, बराबर में 0 नहीं था। यहाँ बराबर में 0 होते वो क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब हम देखते हैं कि दो चर वाले जो रेखिक समीकरण, अभी तक हमने दो चर वाले एक समीकरण का बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एक समीकरण युग्म के बारे में कि अगर समीकरण युग्म हो तो क्या हो। समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी वहां पर जो समीकरण आएंगे, दो समीकरण आएंगे जोड़े में, इसलिए हम उसको समीकरण युग्म कहेंगे। और रेखिक समीकरण है तो रेखिक होगा, दो चर वाले हैं तो दो चरों वाला होगा। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का अगर मानक रूप हम देखेंगे तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और अचर पद c है। तो पहली समीकरण है तो उसमें सारे जो जो गुणांक होंगे वो a1 a2 a1 b2 b1 और c1 हो जाएंगे। और उसी प्रकार दूसरी समीकरण है, उसके गुणांक क्या हो जाएंगे, a2 b2 और c2। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या हो गया, रेखिक समीकरण का मानक रूप गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण का मानक रूप हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2। कार्यक्रम में कुछ डिस्टरबेंस हुआ, हम लगातार जारी रखेंगे। तो हमारा जो ये मानक रूप है वो चल रहा है निरंतर रूप से। तो इस बात को आप भी ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे दो चर वाले जो रेखिक समीकरण युग्म है उनका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। अगर उन दोनों चरों को रेखिक समीकरण है तो मतलब वो ग्राफ में जब इसको प्रदर्शित करेंगे तो ग्राफ में वो एक रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे। मान लो ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है और ग्राफ में अगर उसको दिखाएंगे तो रेखा के रूप में ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, किसी तरह ग्राफ में आ सकता है। तो रेखिक समीकरण रेखा का ही रूप है। तो वो अगर दो रेखिक समीकरण है तो दो रेखाएं होगी और दोनों रेखाएं ग्राफ में कैसे प्रदर्शित होगी। वो जब दो रेखा की हम बात करें तो दो रेखाएं या तो एक दूसरे को काटेगी, काटेगी तो एक बिंदु पर काटेगी, और या दोनों एक दूसरे के समांतर होगी यानी किसी बिंदु पर नहीं काटेगी, या एक रेखा के ऊपर दूसरी होगी यानी हर बिंदु पर काटेगी। तो तो तीन स्थितियां बनेगी। तो हम यहाँ देखेंगे, पहली स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये एक ग्राफ दे रखा है और उसमें दोनों रेखाएं ये आपस में एक बिंदु P पर कट रही है, एक बिंदु P पर ये कट रही है। दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु P पर कट रही है। तो एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। तो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को बिंदु P पर काट रही है। उस स्थिति में हम देखेंगे क्या, ग्राफ रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर क्या, अगर एक बिंदु पर काट रहा है, इस एक बिंदु पर काट रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उस रेखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। और वो रेखाएं क्या होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा और उसका जो प्रतिच्छेदी होगा यानी एक बिंदु पर काटता तो उसका एक हल होगा, और एक हल वो क्या होगा, अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। उसके अलावा उसका कोई उत्तर नहीं हो सकता, एक हल होगा। दूसरी स्थिति में हम देखें यहाँ तो हमारे यह
देखेंगे एक रेखा जो ए बी है पहली वाली उसको ये इस रूप में दिखाया गया है, दूसरी ये देखो ये रहेगा, ये दोनों ही रेखा क्या है समांतर है, यानी दोनों के हर जगह दूरी क्या है, हर स्थान पर दूरी सभी जगह दूरी ये क्या है समान है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे समांतर कहेंगे। तो जब दो रैखिक समयुग्म की जो दोनों रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर है, एक दूसरे से क्या है समान दूरी पर है, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी इस स्थिति में वो काटेगी नहीं, जैसे रेल की पटरियां होती है वो बिल्कुल दोनों की हमें हर जगह क्या होती है समान दूरी होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो ऐसे रैखिक समयुग्म क्या होगा समांतर होगा, ऐसा रैखिक समयुग्म क्या होगा समांतर, तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर होगा। और जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो काटती नहीं है तो हल नहीं होगा। जब आपस में एक दूसरे को कटेगी मिलेगी तभी तो हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति में बात करें कि यहाँ एक रेखा दे रखी है ए बी और दूसरी रेखा और दे दी और वो क्या है उसके ही ऊपर है, वो रेखा क्या उसी के ऊपर आ रही है। हमने ग्राफ खींचा ए बी एक रेखा का और दूसरे को और खींचा वो सेम उसी के ऊपर आ रही है। तो उस स्थिति में हम क्या करें, हम देखें कि जब रैखिक समयुग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, यानी एक ही रेखा में एक ही लाइन में दोनों आ रही हैं, तो समीकरण युग्म क्या होगा संपाती होगा। समीकरण युग्म क्या होगा संपाती होगा, संपाती समीकरण युग्म होगा संपाती। और जब संपाती होंगे तो संपाती में क्या होता है कि दोनों रेखाएं एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु, तो और दूसरी रेखा है वो इसी के ऊपर है तो उसी पर अनंत बिंदु है। तो ये एक रेखा दूसरी रेखा को हर बिंदु पर काट रहा है, हर बिंदु पर काट रहा है, तो उसके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो हम ये लिखेंगे ऐसे समीकरण के क्या होंगे अनेक हल होंगे। जब रेखाएं संपाती है तो उसके अनेक हल होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ग्राफीय निरूपण से हमने आपको बता दिया कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं यानी एक जगह काटती हैं तो एक हल होगा, और जब समांतर होगी तो जहां समांतर जा रही है तो वहां दोनों कभी नहीं कटेगी, कभी नहीं कटेगी तो कोई हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति में जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं तो क्या होगा एक दूसरे को प्रत्येक स्थान पर काटेगी तो बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे, और इस स्थिति में रेखाएं क्या होगी संपाती होगी। तो तीन स्थितियां प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं और संपाती है। और हल देखो प्रतिच्छेद है तो एक हल होगा, समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और एक दूसरे संपाती हैं तो अनेक हल होंगे। तो ग्राफीय निरूपण से आपको ये समझाने का प्रयास किया, यहां से प्रश्न नहीं आएगा। हमें आपको बताना था कि जो रेखा एक दूसरे को काटेगी या समांतर होगी या संपाती होगी तो उसके हल हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनंत होंगे तो कैसे होंगे, तो आपको हमने बताने का प्रयास किया, समझाने का। अब हम देखेंगे दो जो चरों वाले रैखिक समन्वय की प्रकृति क्या है, कि वो प्रकृति यही है जो अभी हमने सीखा कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। तो अगर हमें बिना ग्राफीय निरूपण के देखना है तो कैसे देखेंगे, तो हम दोनों ही जो समीकरण है उनको क्या करेंगे, उनको जो मानक रूप है उस रूप में लिखेंगे। जो रैखिक समन्वय का जो मानक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप में हम लिखेंगे। और फिर हम देखेंगे इसके जो गुणांक है, जो x के गुणांक है a1 a2, y के गुणांक है b1 b2 और अचर पद है c1 c2, इन गुणांकों की तुलना करेंगे, उन गुणांकों का जो अनुपात निकालेंगे और फिर उन अनुपातों का क्या करेंगे, उनकी तुलना करेंगे और देखेंगे। और उनकी तुलना से भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है और कौन संपाती है। तो बिना ग्राफीय निरूपण के भी हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहली स्थिति में हम देखेंगे कि जब कोई बिंदु, जब रैखिक समयुग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तब उस स्थिति में क्या होगा कि जो a1 बटा a2 है और b1 बटा b2 है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 है, इनका मान बराबर नहीं होगा। यानी पहले दो जो अनुपात हैं x वाले और y वाले गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। उस स्थिति में क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है इसका क्या हुआ, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और जहां हल विद्यमान है वहां एक बिंदु और जोड़ा गया है कि वो रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। हल नहीं है तो वो संगत नहीं होगी, असंगत होगी, हल है तो संगत होगी।
तो चाहे एक हल हो या अनेक हल हो, उस स्थिति में क्या होगी, वो संगत होगी। जैसे हमने देखा कि यहाँ एक हल है, प्रतिच्छेद में एक हल है, संगत है, और संपाती में अनेक हल है तो वो भी संगत है। अगर देखा है समान, हम बात करें कि दोनों जो अनुपात हैं A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर हैं, परंतु तीसरा वाला बराबर नहीं है, C1/C2, यानी असर पदों का अनुपात बराबर नहीं है। ये दो पहले दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है, उस स्थिति में क्या होगी, रेखाएं दोनों रैखिक समन्वय में क्या होगा, समांतर होगा। दोनों रैखिक समन्वय में क्या होगा, जो रैखिक समन्वय में वो क्या होगा, समांतर होगा। और समांतर की स्थिति में हमने पढ़ा था कि कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल नहीं होता तो वो रेखाएं क्या होगी, असंगत है। भाई जब आपस में मिलते ही नहीं है तो असंगत ही होगा। संगत, संगत का मतलब क्या है, आपस में मेल जोल। तो जब मेल जोल ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, असंगत। तीसरी स्थिति में हम देखें कि रेखाएं क्या होगी, संपाती कब होगी, जब हम देखेंगे कि तीनों ही अनुपात बराबर हैं, तीनों ही अनुपातों का मान बराबर आ रहा है, तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि वो रेखाएं क्या है, संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी। यानी इस स्थिति में जो पहली जो रेखा है वो की वो दूसरी रेखा ही होगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। यानी पहली रेखा को अगर हम किसी संख्या से गुणा, 4 से गुणा करते तो दूसरी रेखा आ जाएगी, 5 से गुणा करे, 10 से गुणा करे, सभी को एक ही अंक से गुणा कर दे तो सारी सारी क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा आ जाएगी, वो संपाती रेखा होगी। तो ऐसी रेखाओं के क्या होंगे, अनेक हल होंगे, और रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। मैंने कहा था कि जब हल होगा तो संगत होगी, हल नहीं है तो वो संगत नहीं होगी। जैसे एक प्रतिच्छेद करती है तो हल है, इसलिए ये क्या है, संगत। या अनेक हल है तो भी संगत, कोई हल नहीं है तो असंगत। इस चीज को आपको ध्यान रखें, ये टेबल है, आप याद करेंगे, और ये प्रतिबंध भी आप याद रखेंगे। प्रतिबंधों से एक प्रश्न परीक्षा में आएगा। कैसे आएगा कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करता है का प्रतिबंध होगा, ये तीनों प्रतिबंध देने के, इसका चौथा भी बना देंगे, तो आपको बताना है कौन सा सही है। या फिर आ जाएगा इनमें से कोई सा भी प्रतिबंध दे देगा और कहेगा कि ये इस प्रतिबंध वाली रैखिक समीकरण युग्म में होगी, समांतर, संपाती या प्रतिच्छेदी या अन्य, चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो वाइस वर्सा पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न लेके चलते हैं, तो ये कुछ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इसको हम देखें कि एक रैखिक समीकरण युग्म यहाँ प्रतिबंध रेखा A1/A2 B1/B2 की पालना करता है तो उसका ग्राफीय निरूपण होगा। तो देखिए यहाँ प्रतिबंध दिया हुआ है और ग्राफीय निरूपण पूछा है। तो हमने देखा था कि जो पहले दो अनुपातों का, जो पहले दो गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है, तो वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। तो आंसर क्या होगा, ए। तो यहाँ हम ए लिखेंगे। उसी प्रकार हम देखें एक रैखिक समीकरण युग्म जिसमें देखा A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2 ये बराबर नहीं है। ये स्थिति कब थी, जब रेखाएं क्या थी, समांतर थी। तो यहाँ आंसर होगा समांतर, हम बे लिखेंगे यहाँ। तीसरा एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही बराबर हो रहे हैं। तीनों बराबर की स्थिति में क्या ग्राफीय निरूपण होगा, संपाती। तो ये हम से लिखेंगे। अब एक ऐसा दे रखा है एक रैखिक समयुग्म में देखो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 की पालना करता है तो उसके हल होंगे। यहाँ हल पूछ लिया है, ये नहीं पूछा कि उसका ग्राफीय निरूपण कैसा, समांतर का संपाती हुआ। तो यहाँ हम देखें ये एक समांतर होने का प्रतिबंध था, तो समांतर होने का प्रतिबंध है तो इसका मतलब समांतर में क्या था, हलों की संख्या क्या थी, कोई हल नहीं होता है समांतर में। तो यहाँ आंसर ये होगा बे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक प्रश्न देखो यहाँ से भी आ गया कि रैखिक समीकरण युग्म में किस प्रतिबंध पे असंगत होंगे। तो हमने तीन जो हमारे प्रतिबंध थे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये था किसका, प्रतिच्छेदी होने का, और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट सॉरी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये किसका था, समांतर का, और ये किसका था, संपाती का। तीनों बराबर है। तो संगत कब थे, संगत प्रतिच्छेद में और संपाती में संगत थे
क्योंकि इनका कोई ना कोई हल था और इसे समांतर में कोई हल नहीं था, तो वो क्या था, असंगत था। तो अपना आंसर क्या हो गया, बे, समांतर वाला प्रतिबंध है वो असंगत था। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है वो बता रहे हैं कि रेखिक समयुग्म समांतर होगा या संपाती होगा। तो इससे इसको हम देखें उससे पहले कुछ अन्य प्रश्न आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ से देखिए एक उदाहरण हम लेके चल रहे हैं और उसमें लिखा गया है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके बताइए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या समांतर है या संपाती है और हलों की संख्या भी बताइए। तो अपने के पास 3 समीकरण युग्म है, 3 जो प्रश्न है उनको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था, 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये दोनों क्या मानक रूप में ही है, इसलिए हमें मानक रूप में बदलने की आवश्यकता नहीं, यानी बराबर के उधर हमेशा 0 ही रखना है। मानक रूप ये था, अचर पद है इसको इधर पहले x का पद, फिर y का पद और फिर अचर पद और बराबर में 0। यानी देखो पहले x का पद आ रहा है, फिर y का पद आ रहा है, फिर अचर पद आ रहा है, बराबर में 0। ये मानक रूप है। अब हम अनुपातों की तुलना करें, a1/a2, a1 यहाँ क्या था 5 और a2 कितना 7, 5/7 आ गया। फिर हम देखेंगे b1/b2 देखें, तो b1 कितना आ रहा है, b1 देखो यहाँ आ रहा है -4 है, माइनस है तो माइनस लिखना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और b2 कितना है, +6, तो +6 लिखने की आवश्यकता नहीं है, -4/6 और ये आपस में कटते हैं, 2 का बड़ा से, तो -2/3, 2 के बड़े से 2 4 बार, और सॉरी 2 के पाड़े से 4 2 बार और 2 के पाड़े से 3 सॉरी 6 3 बार, तो 2 - 2/3 आ गया। तीसरा हम देखें C1/C2 हमने निकाला, तो C1/C2 सीधा इधर का है, +8 और -9, +8/9। यहाँ हम इनको देखें, यहाँ हम इनको देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो पहले दो हैं, पहले जो दो मान है ये a1/a2 b1/b2, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। अब पहले दो बराबर नहीं है तो तीसरे से हमें कोई लेना देना नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। पहले हमें देखना है पहले दो बराबर है या नहीं। पहले दो बराबर नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे, स्पष्ट है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये हम लिखेंगे। और ये लिखेंगे तब हम बताएंगे कि इसकी ये किस शर्त को पालन, किस शर्त का ये पालन करता है। तो हम लिखेंगे कि रेखिक समीकरण युग्म में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जब दोनों ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो क्या करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो वो रेखिक समीकरण युग्म का हल कितना होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो हमने इसकी प्रकृति भी बता दी और हमने उसके हलों की संख्या भी बता दी। अगर वो लास्ट में ये भी पूछे कि ये संगत है या नहीं है, तो हम यहाँ अंतिम लाइन लिख सकते हैं कि रेखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। हल है तो संगत होगा, हल नहीं है समांतर की स्थिति में तो असंगत होगा। दूसरा प्रश्न लेकर चले, तो दूसरा प्रश्न हमारा था 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। तो पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में पहले x वाले पद, फिर y वाले पद और फिर अचर पद और बराबर में 0। यहाँ से हमने क्या किया, जो 8 प्लस का था इधर आया तो इधर आने पर क्या हो गया, माइनस का हो गया। ये 9 प्लस का था, इधर आने पर किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब इसके गुणाकों की हमें तुलना करेंगे। गुणाकों की तुलना करें, तो a1/a2 देखेंगे कितना आया, 2/4, 2/4 इसको सरल करेंगे, 2 के पाड़े से में सरल हो जाएगा 1/2। b1/b2 देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, -3/-6, -3/-6, माइनस लिखना जरूरी है, माइनस से माइनस कट गया और 3 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया। C1/C2 देखेंगे क्या है, -8/-9, माइनस से माइनस कट गया 8/9। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ इन तीनों गुणाकों का जो अनुपातों का हमने गुणाकों के अनुपातों का जो हमने देखा, तो क्या नजर आया कि पहले दो बराबर है यानी, और तीसरा बराबर नहीं, तो हम वो सेम टू सेम लिख देंगे कि पहले दो बराबर हैं, पहले दो बराबर हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और तीसरा बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है c1/c2। और ये प्रतिबंध किसका था, ये प्रतिबंध था समांतर होने का।
तो हम लिखेंगे कि रेखिक समीकरण नियम क्या है, समांतर होगा। रेखिक समीकरण नियम समांतर होगा, और जब समांतर होगा तो रेखिक समीकरण नियम का कोई हल नहीं होगा। तीसरी लाइन, और जब कोई हल नहीं है तो रेखिक समीकरण नियम क्या होगा, असंगत होगा। थोड़ा सर्दी का भी ख्याल रखिए, जुकाम वगैरह लग जाए तो परीक्षा में थोड़ा स्थिति खराब हो सकती है। मुझे भी थोड़ी खराश है, तो इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। तीसरा इसका हम भाग लेकर चल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़े ये लंबे हैं, रिवीजन के हैं, और रिवीजन के वीडियो लंबे ही होते हैं। और अगर हम लंबे नहीं करेंगे तो अलग-अलग टुकड़ों में डालेंगे तो फिर हमारा रिवीजन सही नहीं होगा। तो आपको भी है, जब पढ़ने के लिए बैठना है तो ये ध्यान रखिए कि हमें 1 घंटे के लिए बैठना है। 1 घंटा प्रतिदिन मैथ्स के लिए दीजिए, आपका कार्य है बहुत आसान होगा, ईज़ी होगा, और आपका जो गणित की समझ है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो तीसरा हम लेके चल रहे हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो ये मानक रूप में स्वतः ही है, तो हमें मानक रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ देखें एक चीज कि इस समीकरण को हमने 2 से गुणा किया है तो नीचे वाली समीकरण आ गई, यानी सेम ही है। इसको 3 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करो, किसी इसको पूरी समीकरण को ऊपर वाली को किसी से गुणा करने पर नीचे वाली समीकरण आ जाती है, तो समीकरण वो ऐसी समीकरण क्या होगी, संपाती होगी, यानी इसके सारे अनुपात बराबर होने वाले। आप देख लीजिए। तो a1 बटा a2 निकालेंगे, तो a1 बटा a2 क्या हो गया, 9 बटा 18, 9 बटा 18, 9 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1 बटा 2 आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे b1 बटा b2, तो प्लस का 3 बटा 6, और प्लस का 3 बटा, दोनों 3 के पाड़े मारे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर c1 बटा c2 12 बटा 24, 12 बटा 24, दोनों 12 के पाड़े मारे, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीनों जो वैल्यू है, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, तीनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। हम ये प्रतिबंध लिखेंगे, और जब बराबर होगी तो हम क्या बताएंगे, बराबर होगी तो हम बताएंगे कि रेखिक समीकरण नियम क्या है, संपाती होगा। रेखिक समीकरण नियम क्या है, संपाती है या होगा। और जब ये संपाती है तो रेखिक समीकरण नियम के क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि संपाती में क्या होती है, एक रेखा पर दूसरी रेखा आ जाती है, तो दोनों रेखाएं हर बिंदु पर काटती है, और एक रेखा में वो अनेक बिंदु होते हैं, तो अनेक हल हो जाएंगे। ऐसा एक प्रश्न है आपको अभ्यास के लिए मैंने यहाँ दे रखा है, तो इस प्रश्न को आप कीजिए, इसी तरह हल कीजिए का प्रयास करेंगे तो आपके है अच्छा अभ्यास हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। तो हमने जो 3 प्रश्न पहले छोड़े थे हम उसको वापस ले लेते हैं। ये था कि रेखिक समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या नहीं होगा, ये आपको घर से करना है। ये सेम वैसा ही है। रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ से हम देखें कि इस समीकरण को 2 से गुणा कर दिया तो ये आ गया पूरा पूरा, तो समीकरण एक ही है, इसका मतलब दोनों क्या होगी, संपाती। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, संपाती को पहचानना बड़ा ही आसान है। एक ये प्रश्न आ रहा है कि इसको हमें रेखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखना है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। 2 पेंसिलों और रबड़, 2 पेंसिल और 2 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये। तो हमने पेंसिल को x मान लेना है और रबड़ को क्या मान लेना है, y। पेंसिल को x और रबड़ को मान लेना है y। तो 2 पेंसिल है तो 2x और 2 रबड़ है तो 2y, और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा, 9। तो एक समीकरण तो ये आ गई। सॉरी, यहाँ 3 रबड़ है, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, तो यहाँ 3 होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य, तो 4x और प्लस 6 रबड़ है तो 6y बराबर इसका मूल्य कितना है, 18। तो ये समीकरण हो गए। तो समीकरण 1 भी आंसर है और समीकरण 2 भी आंसर है। तो यहाँ आपको रबड़ों की संख्या कितनी करनी है,
3 करनी है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ एक कुछ छोटे प्रश्न सीधे भी आ सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समूह का एक अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध कीजिए। अद्वितीय हल था, इस मतलब क्या था, दोनों रेखाएं क्या थी, प्रतिच्छेदी थी। प्रतिच्छेदी में क्या था, a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू क्या था, b1 बटा b2। ये आपको प्रतिबंध हो गया। दो चरों वाला रैखिक समूह का जो पूछा है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वो समांतर होगी। कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या होगी, वो समांतर होगी। समांतर का क्या प्रतिबंध था, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, ये तो क्या थे, बराबर थे। और परंतु c1 बटा c2 है, वो क्या था, बराबर नहीं था। तो ये प्रतिबंध हो गया। यहां देखिए, दो चरों वाले रैखिक समूह के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने का क्या मतलब हुआ, अनेक हल मतलब संपाती, संपाती होंगे। और संपाती होंगे तो तीनों ही के अनुपातों का जो तीनों ही गुणांकों का जो अनुपात है वो क्या था, बराबर था। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये था। एक प्रश्न और है कि दो चरों वाले रैखिक समूह के असंगत होने का प्रतिबंध लिखिए। दोनों असंगत कब थे, तो असंगत कब थे, जब दोनों क्या थे, समांतर। तो यहां समांतर होने का प्रतिबंध आपको लिखना है। आगे देखते हैं कि एक रैखिक समूह में जो दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 के संगत अन्य एक रैखिक समीकरण लिखिए जिससे रैखिक समूह का ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो या संपाती हो। तो ऐसा प्रश्न 1 नंबर वाले प्रश्न में भी आ सकता है, एबीसीडी में भी आ सकता है कि इसके प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी हो सकती है, इसके प्रतिच्छेदी समांतर रेखा कौन सी हो सकती है, संपाती कौन सी होगी। बिल्कुल शॉर्ट आंसर है ये, तो हमें इसको देखना है। तो हमें सबसे पहले तो वो रेखा लिखनी है, तो लिखेंगे ये 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या था कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी उस दूसरी जो रेखा होगी उसके जो x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात वो बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसी चीजें लिखेंगे। और इसके कितने भी समीकरण हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो ये आंसर दिया वही आंसर हो, बहुत सारे अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो ये और अलग अलग आंसर होने की स्थिति में ये भी हो सकता है कि ये परीक्षा में आए भी नहीं, तो या उसमें परीक्षक के जो मानसिकता पर ये प्रश्न हो गया कि वो ही जांचे। तो हम इसको समझना जरूरी है, हमारी अवधारणा समझना जरूरी है। हाँ, एबीसीडी में आ सकता है, एबीसीडी में आ सकता है, क्योंकि वहां उत्तर दिया होगा तो आंसर वही माना जाएगा। तो हमें ऐसा समीकरण लिखना है कि a1 बटा a2 है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो। जैसे हमने यहाँ 2x लिख दिया, और हम ये चेंज करना चाहें तो किसी एक का चिन्ह चेंज कर दो। अगर प्रतिच्छेदी के लिए है तो किसी एक का चिन्ह चेंज करो x और y होने से, तो अपने आप ही बराबर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ 2 है तो यहाँ हमने 3 ले लिया, और यहाँ 3y है तो यहाँ हमने क्या ले लिया, 4y ले लिया। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के गुणा वाले में नहीं आना चाहिए, यानी इस दोनों को किसी एक समान संख्या से गुणा नहीं करना है कि मान लो कि 2 से गुणा कर दे या 3 से गुणा कर दे, ऐसा नहीं करना। समान से गुणा करते ही क्या हो जाएगा, वो संपाती आ जाएगी। तो हमें इन दोनों को ऐसा लेना है कि आपस में समान गुणांक के नहीं हो। तो यहाँ 2 का 3 कर दिया, 3 का 4 कर दिया, यानी 2 के पाड़े में तो 3 आता है, नहीं 3 के पाड़े में 4 आता है। तो ये स्थिति आ गई। और वो जो तीसरा वाला उसको भी मैंने हमने चेंज कर दिया, चाहे चेंज करे या नहीं चेंज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमने इसको चेंज कर दिया। तो इस तरह हमने ये लिख दिया। तो ये ऐसा हो सकता है, अनेक उत्तर हो सकते हैं ऐसे। हमें ऐसे जरूर नहीं है हमने 5x और प्लस माइनस 7y और प्लस 4 बराबर 0 ऐसा भी लिख दिया। तो यहाँ भी हम देखेंगे a1 बटा a2 क्या होगा, 2 बटा 5, और b1 बटा b2 क्या होगा, 3 बटा माइनस 7। तो ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। ऐसे अनेक हल हो सकते हैं। तो आपके अंदर ये समझ विकसित करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। यह प्रश्न एबीसीडी में बहुविकल्पात्मक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज में इसका ये प्रश्न आ सकता है। समांतर होने का प्रतिबंध में हम क्या करेंगे कि ये दोनों क्या रहे, दोनों समान। पहले जो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि जो x और y वाले दोनों को किसी एक संख्या से गुणा कर दो, तो 2 से हमने गुणा कर दिया। हमारी समीकरण क्या थी, हमारी समीकरण थी
ये 2x + 3y ये थी, तो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। तो पहले 2 को किया हमने गुणा, बाकी तीसरे को नहीं करेंगे, तीसरा चेंज करेंगे क्योंकि तीसरा इसमें चेंज है, तो इसी तीसरे को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो पहले 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो a1/a2 और b1/b2 क्या है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अपने आप ही बराबर हो जाएगा। और तीसरा है, हमें बराबर नहीं करना है, तो ये माइनस का 8 था तो हमने इसको माइनस का 9 कर दिया, तो ये क्या हो गया, बराबर नहीं होंगे। तो माइनस का 9 की जगह -4 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, प्लस का 7 भी लिख सकते हैं, किसी भी लिख सकते हैं। तो ये समांतर वाला प्रतिबंध हो गया, उस समांतर वाली रेखा आ गई। इसी प्रकार संपाती होने वाले में, संपाती वाले में सबसे इजी था कि पूरे के पूरे को हम क्या करेंगे, किसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 से गुणा कर दिया, हम चाहे तो 3 से गुणा कर दे पूरे को, चाहे x वाला और y वाला और अचर पद पूरे समीकरण को हमें गुणा करना है। तो इस प्रकार ये संपाती वाली समीकरण आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना। ऐसा ही आपको एक उदाहरण आपको दे रखा है, इसको आपको अभ्यास करना है इसका। एक और क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ एक प्रश्न बना था कि रेल की 2 पटरियों को रैखिक समन्वय के रूप में ये प्रदर्शित किया गया है। तो रैखिक समन्वय क्या था, x + 2y - 4 और 2x + 4y - 12 = 0 से इनको निरूपित किया गया। तो बताइए कि क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी। तो हम जानते हैं कि रेल की पटरियां क्या होती है, समांतर होती है, और समांतर होगी तो वो एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो हम ये सिद्ध कर देंगे दोनों समांतर हैं तो नहीं काटेगी। तो हम दोनों को समीकरणों को लिखेंगे और समीकरण लिखेंगे मानक रूप में, बराबर के उधर 0 रखेंगे और हम बताएंगे रेल की पटरियां समांतर चलती है तो समांतर होने का प्रतिबंध संतुष्ट होना चाहिए। और प्रतिबंध क्या था, ये प्रतिबंध था a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमने जब इनके प्रतिबंध निकाले तो हमने देखा कि a1/a2 और b1/b2 के जो मान है वो आपस में क्या आ रहे हैं, ये मान क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं a1/a2 बराबर आ रहा है c1/c2 बराबर नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, समांतर होने का प्रतिबंध ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब पटरियां एक दूसरे को काटेगी नहीं, समांतर है तो काटेगी नहीं। या हम ये किसा एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो नहीं काटेगी तो हम क्या करेंगे, तो काटती तो काटने वाला प्रतिबंध, काटने वाला प्रतिबंध क्या था, a1/a2 b1/b2 यानी एक दूसरे को काटती है तो ये प्रतिबंध संतुष्ट होना चाहिए, नहीं दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। परंतु हमने देखा कि ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर है इसका मतलब नहीं काटेगी, बराबर नहीं होते तो मतलब काटती, बराबर है इसका मतलब नहीं काटेगी, समांतर है। तो ये उस प्रतिच्छेद वाले प्रतिबंध को लेकर भी हम इसको आंसर को कर सकते हैं। एक बात मैं ये बताना चाहता था कि मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ तो यहाँ लाइव उसको मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव करने से है बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं पहले इनको नोट्स के रूप में लिखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ ताकि आप बिल्कुल आसानी से समझ सके और हमारा समय भी कम लगे। वरना एक प्रश्नावली को समझाने के लिए मुझे 4-4 5-5 घंटे लगते हैं, तो हम 1 घंटे के अंदर ही इसको समाप्त कर रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि हमने नोट्स के रूप में बना लिया और आपको समझा रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन और हम लेके चल रहे हैं। कि P के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ 2 रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है और उसमें से किसी एक को गुणा को गायब कर दिया, P लिख दिया, K लिख दिया, कुछ भी लिख दिया और कहेगा कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। वहां गायब किया हुआ तो वहां कोई न कुछ संकेत दिया होगा कि देखा समांतर है, अद्वितीय हल है या संपाती है, या तो वो बताएगा ग्राफी निरूपण बताएगा या बताएगा उसके हल। तो दोनों ग्राफी निरूपण बताएगा तो हम उनके हल देख लेंगे और प्रतिबंध हमें तो देखना है प्रतिबंध क्या होगा, वो प्रतिबंध लेकर चलना है, चाहे ग्राफी निरूपण से लेकर चलो या हलों को लेकर चलो। तो हमने जो टेबल बनाई थी ग्राफी निरूपण की और उसके जो समांतर प्रतिच्छेद होने की जो प्रतिबंधों की या हलों की या संगत असंगत होने की, तो उस प्रतिबंध को उस टेबल हमें याद होनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि एक अद्वितीय हल विद्यमान है, तो अद्वितीय हल विद्यमान है इसका मतलब क्या, रैखिक समीकरण की क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद की स्थिति में क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये होगा। तो हम यहाँ से मान रखेंगे a1/a2 क्या हो गया, a1/a2 हो गया 4/2 और b1/b2 क्या था, ये p/2, ये p/2 और ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो आंसर देखें, नीचे 2 से 2 कट गया, नीचे वाला नीचे वाले से कटता है, ऊपर वाले से कटेगा बराबर के उधर में। तो यहां से हम देखें P नॉट इक्वल टू 4 यानी P का मान 4 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी
हो सकता है। बाकी जो अन्य समांतर होने की स्थिति में या संपाती होने की स्थिति में वहाँ सीधा वैल्यू आ जाएगा पी का मान 4, 5, 3, 2 के जो भी है। परंतु यहाँ प्रतिच्छेदी की स्थिति में ये आएगा पी नॉट इक्वल टू 4, यहाँ बराबर नहीं लिखना है आपने को। यहाँ बराबर नहीं है वो है, तो बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? पी 4 नहीं है, 4 के अलावा पी का मान कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी का मान 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ये रहा। एक ऐसा ही आपको अभ्यास के लिए क्वेश्चन और दे दिया कि के किस मान के लिए रैखिक समनियम का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है इसका मतलब समांतर होगा। समांतर की स्थिति में a1/a2 और बराबर होगा b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या होगा c1/c2। तो हमें पहले दो ही लेकर चलने a1/a2 और b1/b2 से हमें मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दो में ही मान आ रहा है। अगर तीसरा अगर होता तो c1/c2 वाला लेकर भी चल सकते थे। तो ये आपको करना है, ये हम कर चुके हैं, ये भी हमारा हो गया था। अब आते हैं कि जो बड़ा प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक, वो जो आएगा वो आएगा विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की जो दो विधियां इस प्रश्नावली में दे रखी है, एक है विलोपन विधि और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हमें विलोपन विधि को देखते हैं। तो विलोपन विधि के जो है उसमें दोनों रैखिक समीकरणों में से किसी एक चर को क्या करना है, बराबर की स्थिति में लाकर क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। दोनों को एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे लिखेंगे और दोनों में से किसी एक चर को है बराबर की स्थिति में आपस में किसी से गुणा करके किसी समीकरण को गुणा करके या दोनों को भी है किसी अन्य संख्याओं से गुणा करके बराबर स्थिति में लाया जाता है और फिर उनको हटा दिया जाता है, जिससे क्या होगा, दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। अब उस दूसरे चर का मान है किसी भी समीकरण में रख के जो पहला चर है जो विलोपित हमने किया था उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट समीकरण नहीं लेंगे, हम जो दोनों तरफ पे काम करेंगे, या पहले समीकरण का निर्माण भी करेंगे फिर उसको विलोपन विधि से हल भी करेंगे, तो ताकि हमारे दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आने वाला ये बड़ा वाला प्रश्न है वो पहले समीकरण बनाइए और फिर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से है अपने को जो उचित लगे उस विधि से हम आपको सॉल्व करना है। कोई जरूरी नहीं है कि इसको विलोपन से करूं या प्रतिस्थापन से करूं। परीक्षा में अगर प्रश्न दो समीकरण सीधे दे रखे हैं और कहेगा कि विलोपन विधि से कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, तब आप उस स्थिति में उस समीकरणों पर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगानी। तो आपको इस तरह के अगर ये समीकरण प्रश्न दिया होगा इस तरह के कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, ये पूरा कथा दे रखी होगी, उससे आपको समीकरण बनाना है। उस स्थिति में कहीं नहीं लिखा होता है कि आपको विलोपन विधि काम लेनी है या प्रतिस्थापन। हम आपको उदाहरण के लिए इसको विलोपन विधि से समझा रहे हैं, तो आपको भी ये ऐसा ही प्रयास करना है। आप चाहे तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। तो हम जो है ऐसे प्रश्नों में हम देखेंगे अपना जो संपूर्ण जो है ज्ञान है वो इसमें डाला जाना जरूरी है। ये एक सामान्य प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है और अपने जितना भी अपना आपके पास ज्ञान है वो सारा इसमें डाल के ही इसका निर्माण किया जा सकता है। तो इसमें आपका ज्ञान ही आपकी हेल्प कर सकता है और कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब मैं इसको ये समझा सकता हूँ कि आपके पास ज्ञान है तो इसको उपयोग कैसे करें। तो हमें क्या करना है, ऐसे जो समीकरणों को है कम से कम 2 बार तो आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ना ही होगा पूरे को, कि एक आयताकार भाग है। कैसा भाग है? आयताकार। आयताकार भाग है जिसकी लंबाई और लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ऐसे प्रश्नों में हम देखेंगे दो चीजें दी गई होगी, यानी दो चर होंगे। तो एक चर x होगा और दूसरा क्या होगा y। यहाँ दो चीजों की बात की गई, एक लंबाई की एक है चौड़ाई की। तो हम क्या मानेंगे, भाग की लंबाई क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और भाग की चौड़ाई को क्या मान लेंगे, y। ये मीटर में दे रखे हैं तो यहाँ मीटर मीटर लिख देंगे। अब प्रश्नानुसार क्या है कि पहली बात कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई x है वो क्या है, चौड़ाई y से 4 ज्यादा है, तो यह y में 4 जोड़ दिया, तब दोनों क्या होगी, यानी चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब वो क्या होगा, लंबाई के बराबर होगी। तो अपना पहला समीकरण बन ही गया। अब y को इधर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4। ऐसे समीकरण जो विलोपन वाली विधि और प्रतिस्थापन वाली विधि काम लेते हैं तब हमें बराबर के उधर जीरो नहीं रखना है, ये ध्यान रखना। अभी तक हमने देखा था कि मानक रैखिक समीकरण के युग्म के जो मानक रूप में हमने देखा था कि बराबर के उधर हमेशा जीरो रखना है, परंतु ऐसे समीकरणों में बराबर के उधर
जीरो नहीं करना, हमें अचर पद को बराबर के उधर रखना है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हमें एक समीकरण, हमारी एक समीकरण आ गई तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर दूसरी बार क्या कह रहा है, दूसरी बार कह रहा है कि का अर्ध परिमाप, कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो इसका परिमाप कितना बता रहा है 36, और वो कह रहा है कि परिमाप की नहीं है, परिमाप की क्या दे रखा है अर्ध परिमाप, तो बटा में 2, बटा में 2, तो यहाँ 2 बटा 2, 2 लंबाई और चौड़ाई हमने जोड़ ली और बराबर 36, और अर्ध परिमाप है तो बटा में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या रह गया x प्लस वाई बराबर 36। ये भी समीकरण क्या हो गया 2। तो हमारे पास में 2 समीकरण आ गए। अब हम इसका क्या करेंगे विलोपन करेंगे, तो दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे रखेंगे। दोनों समीकरणों हमने ऊपर नीचे रखा, ऊपर नीचे रखा तो देखिए कि x माइनस वाई यहाँ है और बराबर 4, और नीचे x प्लस वाई बराबर 4। अब इनमें से एक जो है स्वतः ही विलोपित हो रहा है, यानी एक जो चर है उसका मान है प्लस माइनस में है, स्वतः ही विलोपित हो रहा है। तो जैसे हालांकि दोनों के मान बराबर हैं, x भी ये भी समान है, दोनों चर समान है x के, और y वाले दोनों चर है क्या है समान है, परंतु हम देख रहे हैं कि y का एक में माइनस है और एक में क्या है प्लस है। तो बिल्कुल सीधा ही हम लाइन खींचेंगे और इनको जोड़ लेंगे, तो ये y वाला आपस में कट जाएगा। तो y वाला आपस में क्या हो गया कट जाएगा। तो हमने यहाँ जोड़ा तो x वाले जुड़ गए और y वाले आपस में क्या हो गए कट हो गए, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था। अब जोड़ रहे हैं तो दोनों जुड़ गए, 4 और 36 कितने हो गए 40, तो 2x बराबर 40, तो x का मान क्या हो गया 40 में 2 का भाग दिया, आंसर आ गया 20 मीटर। तो जो लंबाई थी वो कितनी आ गई 20 मीटर। अब x का मान है कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में। जो समीकरण 1 क्या थी x माइनस 20 बराबर 4, तो उसमें हमने मान रख दिया x का मान 20 माइनस वाई बराबर 4। 20 को उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस का वाई बच गया, तो बराबर उधर 4 पहले से था, 20 उधर जाकर क्या हो गया माइनस का, तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया -16। तो माइनस से माइनस कट गया तो वाई का मान कितना हो गया 16। लास्ट में हम लिखेंगे कि लंबाई का मान इतना है, चौड़ाई का मान इतना है। तो इस तरह हमने ये विलोपन विधि काम में ली। तो यानी हमने क्या किया, तो दोनों ही जो पहले तो हमने समीकरण निकाली, समीकरणों निकाला और समीकरणों को ऊपर नीचे रखना है, ऊपर नीचे रख के देखना है कि क्या इनमें से कोई विलोपित हो रहा है। अगर हो रहा तो हम विलोपित कर देंगे, नहीं हो रहा तो नहीं, इसको और प्रयास करते कि हम कैसे विलोपित करें। एक उदाहरण और लेते हैं। प्रश्न दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो दो व्यक्ति हैं, दोनों की आयु पूछा, तो हम एक की आयु क्या मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु क्या होगी y होगी। वर्तमान आयु लेना, आयु वाले प्रश्न में हमेशा जो मानना है वो हमें वर्तमान आयु माननी, नहीं तो पहले की माननी है न बाद की माननी, हमें वर्तमान आयु मानकर ही चलनी। अब सबसे पहले हम क्या देखें, यहाँ हम क्या करें कि 5 वर्ष पहले, वापस बढ़ो 5 वर्ष पहले, तो आज x है नूरी की और उसकी है y, तो 5 साल पहले क्या होगा, तो दोनों में से क्या होगा 5 5 कम हो जाएगी। जैसे आज मेरी आयु 50 साल है, मान सपोज कीजिए, जैसे हालांकि 50 साल नहीं है 40 साल है, तो मान लो आज मेरी आयु 40 साल है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, तो हम 5 से कम कर देंगे, ठीक है। तो अगर नूरी की आयु आज x है तो 5 साल पहले क्या होगी x माइनस 5, और उधर सोनू की आयु भी क्या हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। तो अब फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी 3 गुनी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु को हम क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगी नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी बराबर। तो हमने यही किया था, x माइनस 5 यानी 5 साल पहले, y माइनस 5, और ये जो सोनू की आयु है वो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु को हमने 3 से गुणा कर दिया, तो 3 से गुणा करने क्या आएगा x माइनस 5, 3 को y से गुणा किया 3y, और माइनस 5 3 15, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका पक्षांतरण कर लेंगे, तो y वाले को इधर ले आएंगे, तो x इधर था 3y प्लस का इधर आकर क्या हो गया माइनस का 3y हो गया, और उधर बराबर में माइनस का 15 पहले से ही था, और ये प्लस माइनस का 5 उधर जाकर क्या हो गया प्लस का 5, तो इधर क्या हो गया, इधर हम देखेंगे तो क्या हो गया x माइनस 3y तो है ही बराबर
15 माइनस का प्लस का 5, तो कितना रह गया 10। इसको समीकरण हमने मान लिया 1। अब ये एक समीकरण हो गया। अब दूसरी कंडीशन और क्या कह रहा है, तो दूसरी कंडीशन को हम देखें कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात को देखें वहां से। तो वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात यानी आज से 10 से बाद में तो दोनों में क्या जुड़ गया, 10 10 जुड़ जाएगा, y प्लस 10, दोनों में 10 10 हमने जोड़ दिया। वो कह रहा है, फिर क्या कह रहा है कि जो नूरी की आयु है वो क्या हो जाएगी, सोनू की आयु से दुगुनी। तो सोनू की आयु इधर थी, तो उसको हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, तब ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 10 बराबर y बराबर 2 कोष्ट y प्लस 10, ये हमारा आ गया समीकरण। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो अब क्या होगा, x प्लस 10 तो सेम नहीं रह गया, और उधर y 2 से y को गुणा किया 2y, और प्लस 10 को 2 से गुणा किया 20, 2y को उधर लिया माइनस का हो गया, और उधर पहले 20 प्लस का था और माइनस का 10 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया। तो आंसर क्या हो गया, x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 को हमने ऊपर नीचे रख लिया, 1 और 2 को, और उसमें हम देखें क्या देखें कि x और x दोनों बराबर हैं। इसमें एक चर बराबर हो रहा है, परंतु बराबर हो रहा है परंतु दोनों प्लस के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे। उसमें हमने पहले वाले प्रश्न में हमने क्या, दोनों में चिन्ह समान है, दोनों चर समान है और चिन्ह अलग अलग थे, तब तो सीधा ही हमने क्या किया, जोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तब इसके लिए क्या करेंगे, उन सभी के चिन्ह चेंज कर देंगे, नीचे वाले के चिन्ह चेंज कर देंगे। जो दूसरा समीकरण था इस समीकरण के हम सारे के चिन्ह चेंज कर देंगे। एक्स प्लस का था, इसको माइनस का कर दिया। ये 2y माइनस का था, इसको हम क्या करेंगे, प्लस का कर देंगे। और ये 10 प्लस का था, इसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो नीचे चिन्ह चेंज करके और फिर लाइन खींचेंगे और फिर देखेंगे, इसको हम काटते हैं, ये कट गया, क्योंकि x में से x घट गया तो 0 हो गया। ऊपर माइनस का 3y, अब नीचे क्या हो गया, ये माइनस का 2y नहीं रहा, अब ये हो गया प्लस के 2y हो गए। तो माइनस के 3y में प्लस का 2y गया, कितना बच गया, माइनस का y बच गया। उधर माइनस का 10 और नीचे क्या हो गया, फिर माइनस का 10, तो दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस के जुड़ गए और माइनस का 20 हो गया। तो दोनों का माइनस है, तो माइनस हट के y का मान क्या हो गया, 20। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो मान लो समीकरण 1 में रख देते, समीकरण 1 क्या थी, x माइनस 3y, ये था x माइनस 3y, तो 3 गुना y का मान 20 और बराबर माइनस का 10, और ये कितने हो गए, 60 हो गए, माइनस का 10 और 60 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x का मान कितना हो गया, 50 वर्ष। तो इस प्रकार नूरी की आयु कितनी होगी, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। यहाँ हम इसका है अपना आंसर खत्म हो चुका है, परंतु हम इसको थोड़ा, इसको क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं क्या सही है था या नहीं था। तो वो कह रहा है कि 5 साल पहले, तो दोनों में से 5 घटाएंगे, कितना था, 50 में से 5 गया, कितना रह गया, 45, और 20 में से 5 गया, कितना रह गया, 15। ये 5 साल पहले नूरी की आयु क्या थी, वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी। सोनू की आयु को 3 से गुणा करोगे, कितना था, 45। सही है, दोनों का मैच हो रहा है। दूसरा दूसरा क्या था, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दोनों में क्या, 10 10 जोड़ेंगे तो कितना, नूरी 60 की हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 30। 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, दुगुनी। सोनू की आयु को 2 से गुणा करके देखो, देखें कितना हो रहा है, 60। तो अपना आंसर क्या रहा है, सेम आ रहा है, तो सही है। तो हमने अब उत्तर जो निकाला वो सही है। इस प्रकार हम जांच भी कर सकते हैं आयु वाले प्रश्नों को। यहाँ एक चीज हम देखें कि जब हमने विलोपन किया था, मान लो एक ऐसा जाए 3x प्लस 2y बराबर 7, या 4x प्लस y बराबर 10। इस स्थिति में हम देखें, यहाँ दोनों ही चर है बराबर नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, किसी एक से गुणा कर देंगे, किसी किस संख्या से गुणा करेंगे कि दोनों ए बराबर हो जाए। तो यहाँ 3 और यहाँ 4, तो ये तो आपस में बराबर नहीं होंगे। यहाँ देखें 2y है और यहाँ y, इस y को अगर हम 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। तो पूरे पूरे को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 गुणा लिखना, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा 2 से गुणा हो गया। यहाँ 4x नहीं है, यहाँ कितने हो गए, 8x हो गए, ये 2y हो गए, ये कितने हो गया, 20 हो गया। तो उस हिसाब से गुणा करना। जैसे यहाँ 3x है और नीचे कितना हो, अब ये
ये दोनों प्लस के हैं तो इनके चिन्ह भी चेंज करेंगे, तो इसको माइनस, इसको माइनस, इसको भी क्या किया माइनस, तो ये तो कट गया, क्यों बराबर हो गया। अब यहाँ देखें 7 3x प्लस के और नीचे वाले क्या है माइनस के 8x, तो 3x माइनस के 8x कितना बच गया माइनस का 5x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5x, माइनस का 5x बराबर, यहाँ देखें ऊपर 7 था और नीचे कितने हो गए, ये 20 हो गया, अब 10 नहीं है 20 है, तो 7 माइनस 20 तो कितना बच गया माइनस का 13, तो यह माइनस का 13, तो x का वैल्यू क्या हो गया, दोनों के माइनस कट जाएंगे, तो 13/5 आ जाएगा। इस प्रकार x का वैल्यू आएगी, इसी प्रकार x का मान रख के y का वैल्यू ज्ञात किया जा सकता है। एक और स्थिति बन सकती है, देखें वो कौन सी होगी, कि हम देखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 3y बराबर 5। यहाँ हम देखें दोनों ही स्थितियों में कि यहाँ किसी एक को गुणा करने से काम नहीं चल रहा है, यहाँ दोनों को गुणा करने में, इसको हम क्या करेंगे, किसी एक को मान लो ये 3 है, इसको 2 से गुणा करना है, इसको 3 को 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से 3 से गुणा कर दो, दोनों के गुणा अलग अलग है तो दोनों को एक दूसरे से गुणा कर दीजिए, तो आपस में कर देंगे। इसको मान लो गुणा कर दिया 2 से, मान लो ये 4 लेंगे, इसको हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया, x को हटाना है तो x वाला गुणांक से इसको गुणा कर दिया और y वाले गुणांक से इसको गुणा कर दिया, इधर वाले x से इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा बराबर, तो 2 से गुणा किया ये 6 हो जाएगा और इसको 3 से गुणा किया ये भी 6 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, दोनों के सारों का चिन्ह चेंज हो गया, तो ये तो कट हो गया। अब ये कितने हो गए 4 दूनी 8y, यहाँ थोड़ी समझदारी रखनी, 8y और नीचे वाले कितने हो गए 3 दूनी 3 3 9 और 9 किसका है माइनस का, तो कितना बच गया माइनस का y बच गया। ऊपर वाले में क्या हो गया 10 दूनी 20 और माइनस, और नीचे क्या होगा 5 3 15, तो माइनस का 15, तो कितना बच गया माइनस का 5 बच गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5, तो ऐसे आंसर हो सकता है। तो ये विलोपन विधि थी, अच्छी है, इजी भी है, आप प्रयास कीजिए। अब हम एक दूसरी और विधि के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम देखें उसमें क्या लेना है कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लेंगे और फिर दूसरे समीकरण में उस चर के मान को क्या करेंगे प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे, और जब दूसरे चर का जो मान आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे पहले चर में रख के और पहले चर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम उदाहरण लेके चल रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पहले समीकरण ज्ञात करेंगे फिर उसके बाद में चरों का मान ज्ञात करेंगे। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो माना पहली संख्या x है दूसरी क्या है y, तो दोनों का अंतर क्या होगा x में से y, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, अंतर कितना गया 26, इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। फिर कह रहे एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुणी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो जो बड़ी कौन थी बड़ी थी x, वो उसको क्या करेंगे छोटी वाली की 3 गुणी, यानी छोटी वाली हमने क्या मानी थी y की 3 गुणी मान दी, तो क्या होगी समीकरण हो गया 2। जब हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है ये बराबर ही रखना है, x के बराबर y रखना है, यहाँ हमें क्या करना है x को y में कन्वर्ट ही करना है, तो बराबर की इधर लाना नहीं है, तो हम इसी रूप में रखेंगे। तो हमारे पास में यहाँ x का देखो मान है वो आ रहा है, x का मान आ रहा है, ये x की हम क्या रख सकते हैं 3y रख सकते हैं, तो x का मान ये क्या करेंगे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, जहां समीकरण 1 में x था उसकी जगह हमने क्या रख दिया 3y, आगे माइनस का y था तो माइनस का y रख दिया, बराबर में 26 है 26, तो 3y में से y गया कितना रह गया 2y बराबर 26, y का मान क्या होगा 26/2 यानी 13। अब इस 13 को क्या करेंगे किसी भी समीकरण में रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हम किसी में क्यों रखें, हमारे पास में जो दूसरी समीकरण थी वो क्या थी सीधी थी कि x बराबर क्या था 3y, तो x बराबर क्या होगा 3 गुणा y का मान 13 रख दिया, तो x का मान क्या हो गया 39 हो गया। तो इस प्रकार पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या क्या हो गई 13।
तो अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे? कि दोनों का अंतर क्या होगा, एक तो आगे 39 होगी, दूसरी क्या है 13, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर करेंगे क्या आ रहा है 26 आ रहा है, दोनों का अंतर 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी, तो दूसरी की हम 3 से गुणा करें तो क्या आएगा 33 39 आ रहा है दोनों को में, तो हमारा आंसर सही है। इस प्रकार हम आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ प्रतिस्थापन था। तो प्रतिस्थापन हमने क्या किया था, वापस देख लें। प्रतिस्थापन हमने क्या किया कि दो समीकरण हमने निकाली और एक समीकरण को हमने क्या किया दूसरे समीकरण के रूप में निकाली, यानी एक चर का जो मान है दूसरे में निकाल लिया, यानी इधर एक चर रखेंगे दूसरे चर को बराबर के उधर भेज देंगे। तो यहाँ तो ऑटोमेटिक उधर ही था तो हमें भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर इधर आ जाए मान लो x माइनस 3y आता बराबर 0, तो हम क्या करते हैं x बराबर 3y करते हैं। तो ये x किस में बदल गया y में, और x का मान y वो रखेंगे तो दोनों उस समीकरण में क्या हो जाएंगे y हो जाएंगे और y का मान आ जाएगा। इसी प्रकार मान लो आपके पास आता x 2x प्लस 4y बराबर 3, तो ऐसा आता तो हम क्या करते, हम लिखते 2x लिखते और बराबर उधर क्या करते 3, 4y को उधर भेज देंगे माइनस का 4y होता, और फिर हमें तो x चाहिए तो x बराबर क्या हो जाता है 3 माइनस 4y बट्टा ये 2 कहाँ जाएगा बट्टा में चला जाता है। तो ये फिर मान आया था उसको हम वहां पर शिफ्ट करते, ये एक उदाहरण था। तो आपको इस तरह करना है। एक प्रश्न आपको और हल करवाता हूं कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या है कि अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, ठीक है। मान लो कि ये आ गया 29 आ गया, तो इन दोनों अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंक 1 अंक 2 इनका योग होना चाहिए 9। जैसे मैं इसको 27 मान लूँ तो अंक 2 और 7 जोड़ कर क्या हो जाते हैं 9 हो जाते हैं। ये उदाहरण है, आंसर नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या आई हुई उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या होगा दुगुना। अब अंक पलट देते हैं, उसका क्या हो जाएगा वो दुगुना हो जाएगा, पहली का 9 गुना और दूसरी का दुगुना बराबर होगा। तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब संख्या में कितने दो ही अंक है, दो अंकों की संख्या 2 अंक है। तो पहला अंक मान लिया हमने x, पहला अंक क्या माना हमने मान लिया 2.5 अंक, जो 2.5 अंक है उसको x मान लिया जो सबसे पहले आएगा वो, और दूसरा अंक जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा y होगा, उसको मान लिया y। तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, तो दो अंकों की संख्या क्या होगी 2.5 अंक है तो 2.5 अंक को क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, 10x, और इकाई अंक है उसको 1 से गुणा करेंगे तो y, दोनों को जोड़ दिया 10x प्लस y, ये होता है। जैसे हम 27 है, 27 में क्या होता है 2, 2.5 अंक 2 है तो 2 को हमने क्या किया 10 से गुणा, और इकाई अंक 1 है उसको कैसे गुणा किया 7 से, और 10 दूनी 20 और प्लस 7 कितना हो गया 27। तो हमने यहाँ किया, हमें मालूम नहीं है संख्या, तो हमने 2.5 अंक को हमने क्या माना x माना, तो x गुणा 10 तो 10x, और इकाई अंक को हमने क्या माना था y, y गुणा 1 यानी y, ये इस रूप में आ गया। अब कह रहा है कि अंकों को पलट दें, अंकों को पलट दें, तो अंकों को पलटने जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी अंक पलट दें, यानी x की जगह y और y की जगह क्या कर देंगे x कर देंगे, तो y इधर आ गया x उधर आ गया, तो दो काम हो गया। अब वो कह रहा है कि अंकों का योग क्या था, अंकों का योग क्या था 9, तो x और y दोनों को जोड़ें उत्तर क्या आया 9, ये हमारी समीकरण होगी 1। फिर वो क्या कह रहा है कि जो पहली जो संख्या थी उस संख्या का 9 गुणा, तो हमने इस पहली संख्या हमने जो निकाली उस संख्या का हमने क्या कर दिया 9 गुणा कर दिया, और वो क्या था दूसरी जो अंक पलटने से जो बनी संख्या बनी उसका 2 गुणा, तो अंक पलटने से बनी उसका हमने 2 से गुणा कर दिया, उसको सरल करेंगे तो 9 को 10 से गुणा किया 90x और प्लस 9y बराबर है 2 को 10y से गुणा किया 20y और प्लस 2x। अब यहाँ हम क्या करेंगे x को इधर लाएंगे और y को उधर रखेंगे, तो हमें प्रतिस्थापन करना। तो यहाँ देखिए कितना है 90x और ये प्लस का 2x था उधर आकर किसका हो गया माइनस का, यहाँ 20y प्लस का है ही, और ये प्लस का 9y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9y हो गया। तो हमने आंसर निकाला तो ये हो गया 90x में से 2x गया कितने रह गए 88x, और यहाँ से 20 में से 9y गया तो कितने रह गए 11y। दोनों देखो 11 के पाड़े मारे तो 11 का हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो इसमें 8x और यहाँ क्या आ जाएगा y, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 8x, तो हम ये y की वैल्यू वहां रख देंगे। तो यहाँ समीकरण 1 में क्या करेंगे y बराबर 8x,
प्रतिस्थापित कर देंगे तो समीकरण एक क्या था x प्लस वाई, तो y की जगह हमने 8x रख दिया बराबर में 9, तो कितने x हो गए 9x बराबर 9, तो x का मान कितना हो गया 9/9 यानी 1। अब ये 1 का मान है हम समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान क्या था समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 क्या थी 8x बराबर y, तो 8 गुणा 1 बराबर y, तो 8 y का मान कितना हो गया 8। तो अब ये x और y के मान है, अंक आ गए, अब अंकों से वापस आपने को संख्या भी बनानी है। तो पहली संख्या क्या थी, तो संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, 10 को 1 से गुणा किया, x का मान क्या था, x का मान आया था 1, 10 को 1 से गुणा किया 10 और प्लस, और y का मान क्या था 8, तो 8, तो 10 प्लस 8 कितने हो गए 18। अब इसको हम चेक करें, तो चेक करें, देखो मूल संख्या थी हमारी 18 और अंक पलटने से कितनी होगी 81। अब इसको चेक करें कि मूल संख्या का 9 गुणा, तो 18 गुणा 9, 18 को 9 से गुणा करें 162 बराबर होगा किसके, इस अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा, तो 81 गुणा 2, 81 को 2 से गुणा कितना आएगा 162 आ रहा है सही, तो हमारा आंसर सही है। अब आपके लिए ऐसे जो गैरकार्य योग्य प्रश्न होंगे वो आपको अपनी किताब में देखने हैं, और मैं किताब से उसको नोट करवा रहा हूँ, उन प्रश्नों को आप विशेष तौर से देखेंगे, वो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो उनको पहले समीकरण में बदलना है, फिर आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से काम ले या विलोपन विधि, जो भी आपको अच्छी लगे। उदाहरण संख्या 5, 6, 8 और 10 इनका आपको अभ्यास करना है। इसी के अलावा प्रश्नावली 3.2 में जो कुछ एक प्रश्न तो हमने करवा दिया था, प्रश्न संख्या 3 का एक तो करवा दिया था, बाकी सारे प्रश्न है उसके 4-5 प्रश्न है वो आपको करने हैं, उसका अभ्यास करना है। उसी प्रकार प्रश्नावली 3.3 है, उसकी प्रश्न संख्या 2 के हमने 2 प्रश्न करवा दिए हैं और बाकी 3 प्रश्न बचे हैं वो आपको करने हैं। तो ये आपका अभ्यास होगा। आशा करता हूँ कि आप इनका अभ्यास करेंगे और अच्छी समझ रखेंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। आज ये वीडियो 1 घंटे से कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, धन्यवाद।